नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज 16, 17, 18, 19, 20, 21 छह क्वेश्चन है। उसके लिए मैं स्पेशल बना रहा हूँ क्योंकि ये छह क्वेश्चन हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज पे प्रॉपर अटेंशन और ध्यान से देखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। ओके, 16 क्वेश्चन प्लीज ध्यान से देखिएगा। क्या है? फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर। मान लेते हैं ये डिस्क है। ओके, जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है? ये इस डिस्क का रेडियस है आर। ओके, सर्कुलर हॉल ऑफ रेडियस r by 2 इज कट आउट। r by 2 को कट कर रहे हैं, इसका रेडियस r by 2 है। ओके, r by 2 है तो इसका मतलब इसका डायमीटर r होगा। अब डायमीटर r होगा मतलब कितना कट कर रहे हैं? फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट कट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी r by 2 हो जाएगा। r by 2 प्लस r by 2 मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा? r। ये टोटल हो जाएगा r। समझ में आया? इसलिए उसकी पोजीशन यहाँ पे रखी है। क्लियर हुआ बेटा? समझ में आया बेटा? इसलिए उसकी पोजीशन यहाँ पे रखी है। डन। ओके, from the center of the original disk, from the center hole is cut out at r by 2 from the center of the original disk। from the center मतलब center से। at the center नहीं बोला है, बीच में नहीं बोला है, from the center बोला है। ओके, so locate the center of the gravity। अब हमारे पास तो देखो, हमारे पास एक्चुअल पोर्शन कितना बचा था? मेरे ख्याल से तो इतना बचा, सिर्फ ये, सिर्फ इतना पार्ट बचा ना। ये वाला पार्ट तो खाली हो गया, ये वाला पार्ट तो हमने कट कर दिया। बस हमको यही समझना है कि भाई इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके सेंटर के सबके नामकरण कर देते हैं। देखो, ये जो सेंटर है, ओरिजिनल सेंटर है, वो तो हमारा ओ है। अब ये जो है हमारा वो ओ डैश हो जाएगा। इसको मैं नाम देता हूँ ए। और ये इतना पार्ट है वो हमारी रेडियस आर है। अब मान लो इसको कट नहीं करते तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओ होता, बट इसको कट कर दिया। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस साइड शिफ्ट होगा, दैट इज आपके लेफ्ट साइड या आपके राइट साइड। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, और वो भी उसी एक्सिस पे होगा शिफ्ट। इसको मैं नाम देता हूँ, इसको मैं O1 नाम देता हूँ और इसको मैं O2 नाम देता हूँ। O1 O2 क्या है, लिखने में इजी रहेगा। कितना पोर्शन क्लियर हो गया? सो O2 इज द न्यू, O2 इज द न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और वही हमें फाइंड करना है। ठीक है। लेट O बी द CM of original disk। O1 is the CM of disk removed, and O2 be the CM of remaining part। ओके, अब यहां पे समझना ये है कि let M be the mass पर यूनिट एरिया। अब देखो, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, मतलब सब जगह पे मास इक्वल है। अब इतना पार्ट, इतना मास हमने रिमूव कर दिया, इतना मास हमने रिमूव कर दिया, उसका मतलब क्या हो गया? ऑफ डिस्क। हाँ, रिमूव कर दिया उसका मतलब क्या होगा कि therefore टोटल मास ऑफ ओरिजिनल डिस्क कितना होगा? टोटल मास ऑफ ओरिजिनल डिस्क m इज इक्वल टू क्या? ये है आपका मास पर यूनिट एरिया। मतलब एक एरिया का इतना मास, तो इस टोटल डिस्क का एरिया क्या है? एरिया इंटू एम हो जाएगा। ये यूनिट एरिया का मास है, तो ये टोटल मास कितना हो जाएगा? एरिया कितना है आपका? पाई आर स्क्वायर इंटू एम। कितना क्लियर हुआ बेटा? एक एरिया का मास m है, तो टोटल एरिया इसका पाई आर स्क्वायर है, तो उसका मास कितना होगा? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया ना भाई, यूनिटरी मेथड है। समझ में आया? आगे बढ़े। ठीक है, तो अब हम फाइंड करेंगे मास ऑफ द होल और डिस्क कट आउट, और होल कट आउट फ्रॉम डिस्क। कितना मास? मान लेते हैं m1 मास कट किया, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? वापस क्या? एरिया इंटू मास, एरिया रिमूव्ड इंटू कैपिटल एम। कैपिटल एम तो मास पर यूनिट एरिया है, वन मास का एम है, तो एरिया रिमूव्ड का मास कितना होगा? तो एरिया इंटू एम हो जाएगा। यूनिटरी मेथड बेटा, यूनिटरी मेथड, इसलिए हमने सबसे पहले एम ले लिया। तो एम वन इज इक्वल टू कितना एरिया रिमूव किया? तो उसकी रेडियस क्या थी? r/2।
तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू r/2 का स्क्वायर इंटू एम। m1 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर m/4। बट पाई आर स्क्वायर बाय 4 आपको पता है क्या होता है, तो वो हमने वो बाद में देख लेते हैं। देयरफॉर रिमेनिंग मास ऑफ डिस्क कितना बचेगा, रिमेनिंग मास ऑफ डिस्क, तो रिमेनिंग मास ऑफ डिस्क क्या हो जाएगा, रिमेनिंग मास ऑफ डिस्क को मैं m2 नाम दे देता हूँ। m2 क्या होगा, ओरिजिनल मास ऑफ द डिस्क दैट इज पाई आर स्क्वायर एम, माइनस जो रिमूव कर दिया, कितना रिमूव किया, पाई आर स्क्वायर एम बाय 4। तो इसमें से 1 माइनस 1/4, तो मैं बोल सकता हूँ 3/4 पाई आर स्क्वायर एम इतना बचेगा। अब एक बात समझ लेना, एक बात बहुत ध्यान से समझ लेना कि मासेस m1 and m2 may be assumed to be concentrated at O1 and O2 respectively about O। अब देख लो, इसका मास अबाउट O, ये जो डिस्क जो रिमूव किए उसका मास अबाउट O इसके रिस्पेक्ट में होगा, और रिमेनिंग पार्ट का मास अबाउट O O2 पे होगा। हमने O2 हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास मतलब क्या हो जाएगा, जहां पे वो कंसंट्रेटेड है। क्लियर हुआ। तो मासेस m1 और m2 वहां पे कंसंट्रेटेड है और वो डिस्क वहां पे ही पड़ी है, तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रोटेशनल इक्विलिब्रियम मोमेंट ऑफ, मोमेंट मतलब समझ रहे हो ना, टॉर्क, मोमेंट ऑफ मास m1 अबाउट o, वो किसके इक्वल होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, तो मोमेंट ऑफ m2 अबाउट o, वो दोनों एक दूसरे से इक्वल होने चाहिए, तभी तो वो क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। और मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट। मास इनटू डिस्प्लेसमेंट कहां पे होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट हो तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो मोमेंट ऑफ मास अबाउट हो तो क्या होगा, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देयरफॉर मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, m1 इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस कहाँ पे होगा, m1 का O1O होगा, कितना हो जाएगा, इंटू O1O इज इक्वल टू दूसरे का क्या होगा, m2 इंटू O2O। अब m1 तो आपको पता है क्या होगा, π/4 r स्क्वायर m इंटू r/2। m2 क्या होगा, 3π/4 r स्क्वायर m इंटू O2O हमें फाइंड करना है। तो देखो π/4 कैंसल, r स्क्वायर कैंसल, m कैंसल, तो ये 3 नीचे चला जाएगा, तो O2O क्या बचेगा, O2O हो जाएगा r/6। तो 10 द cm of remaining portion lies at r/6 from the center of original disk in a direction, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कहां पे, इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू, जहां से कट किया उसके ऑपोजिट, इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द सेंटर ऑफ कट आउट पोर्शन। ये स्टेटमेंट्स वेट्समेंट लिखने की आदत रखो, समझ रहे हो, ठीक है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, प्लीज जल्दी से लिख लीजिए, डन। ओके 17, a meter stick is balanced on a knife edge at its center. When two coins each of mass 5 gram are put on one on top of the other at 12 centimeter mark, the stick is found to be balanced at 45 centimeter. What is the mass of the meter stick? देखो एक बात ध्यान से सुनो, स्टिक कितनी है, मीटर स्टिक 1 मीटर की है, नाइफ एज मतलब यहां से बैलेंस करा गया है, यहाँ पे 5 ग्राम के 2 कॉइन्स रखे गए, ये 5 ग्राम का कॉइन, ये 5 ग्राम का कॉइन।
ऑन द टॉप ऑफ अदर एट द 12 सेंटीमीटर मार्क। एट द 12 सेंटीमीटर मार्क मतलब कहां से रखेगा कि भाई जो CG है यहां से 12 सेंटीमीटर। डन। वन ऑन वन पुट ऑन टॉप ऑफ द अदर। टॉप ऑफ द अदर मतलब दो अलग अलग नहीं होंगे, दो अलग अलग नहीं होंगे, एक ही जगह पे होंगे। सॉरी मेरी गलती है। हाँ ठीक है। इट वाज द स्टिक इज फाउंड टू बी बैलेंस एट 45 सेंटीमीटर। बैलेंस हो जा रही है मतलब एक मीटर है तो बैलेंस हो जा रही है मतलब यहाँ पे कितना होगा 55 सेंटीमीटर और यहाँ पे कितना होगा 45 सेंटीमीटर। बैलेंस हो गया। तो व्हाट इज द मास ऑफ द मीटर स्टिक, इसका हमको मास फाइंड करना है। तो सबसे पहले एज द मीटर स्टिक balance is at 50 centimeter, so its center of gravity must lies at 50 centimeter mark। इनिशियली सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां पे होगा। सेंटर ऑफ मास मतलब अब देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कभी चेंज नहीं होता, सेंटर ऑफ मास के हिसाब से चेंज होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट द 45 सेंटीमीटर मार्क is the CG of what? CG of meter stick plus 2 coins of 5 ग्राम each। फिर 2 कॉइन और 5 ग्राम, 2 कॉइन 5 ग्राम के प्लस मीटर स्टिक, उसका CG कितना है 45 सेंटीमीटर। हम क्या मानेंगे, लेट M be the mass of the meter stick। हमको तो वही फाइंड करना है, मास ऑफ द मीटर स्टिक। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन, अब देखो ये आपका न्यू है और ये ओरिजिनल है, ये न्यू और ओरिजिनल, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा 5 सेंटीमीटर। लॉजिकल बात है। तो डिस्टेंस बिटवीन 50 सेंटीमीटर मार्क एंड न्यू CG इज इक्वल टू कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा, बराबर। एंड डिस्टेंस बिटवीन कितना 12 सेंटीमीटर मार्क एंड न्यू CG कितना होगा 45 माइनस 12 33 सेंटीमीटर। समझाओ वापिस, ये आपके मीटर स्केल है। ठीक है। ये ओरिजिनल आपका है, ये ओरिजिनल 50 सेंटीमीटर मार्क पे। अब यहाँ पे 2 कॉइन्स रख दिए तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ये कौन सा मार्क है 45 सेंटीमीटर। ओके। और इनको यहाँ पे कितना रखा है 12 सेंटीमीटर पे रखा है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 5 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 33। बस वही मैंने लिखा और कुछ नहीं लिखा। ओके डन। समझ में आया। ये हम यहाँ पे रखते ही हैं ताकि आपको पता चले ना। अब देखो, अब सिंपल सी बात है कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स दैट इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम, हम क्या बोल सकते हैं फॉर इक्विलिब्रियम। थोड़ा ध्यान से जवाब दीजिएगा मुझे कि भाई यहाँ पे जो ये बैलेंसिंग पॉइंट है, बैलेंसिंग पॉइंट क्या होगा, ये 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। मतलब अब जो यहाँ पे शिफ्ट हो गया किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में शिफ्ट हुआ ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसका पूरा वेट अब कहां पे लग रहा है 45 सेंटीमीटर। किसका मीटर स्टिक का। तो mg इंटू मीटर स्टिक का मास तो mg है, वेट इंटू वेट मतलब एक टाइप का फोर्स है, 4 इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। अब इसकी बारी, अब ये बंदा देखो हमें सिर्फ ये दो चीज पकड़नी है, प्लीज बेटा कंफ्यूज मत हो जाइए, हमें सिर्फ ये दो चीज पकड़नी है, दिस और दिस। क्योंकि होगा क्या पता है, पूरा मीटर स्टिक है उसका वेट यहाँ पे लगेगा और इसका यहाँ पे लगेगा। क्लॉकवाइज मोमेंट इट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, बराबर है। क्योंकि ये जो रिमेनिंग पार्ट होगा उन सबका तो सेंटर यहीं पे है।
समझ रहे हो, ये रिमेनिंग पार्ट का सबका सेंटर यहीं पे है ना, पूरे मीटर का सेंटर यहीं पे है, तो इसके अराउंड ही वो रोटेट होगा। तो mg इंटू पाई इज इक्वल टू 2 इंटू सबका मास 5 है जी इंटू कितना डिस्टेंस है उसके बीच में, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है 33 सेंटीमीटर, दोनों के बीच में 33 है, देख लो। तो जी और जी कैंसर, 5 और 5 कैंसर, तो m कितना हो जाएगा 66 ग्राम। इतना सिंपल था, सिर्फ 2 स्टेप का आंसर है और कुछ नहीं था। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। A solid sphere rolls down two different inclined planes of the same height but different angles of inclination. Height सबकी same है but different angle of inclination है. Will it reach the bottom with the same speed in each case? Will it take longer time? और if so, which one and why? देखो सबसे पहली बात तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने रोलिंग मोशन में देख लिया था, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हमने देख लिया था, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो अब सबसे पहले एक ही बात करते हैं, विल इट रीच द बॉटम विद द सेम स्पीड इन ईच केस? थीटा पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है क्योंकि दोनों का डिफरेंट एंगल है इंक्लिनेशन का। यस, दे विल रीच एट सेम स्पीड, क्योंकि दोनों केस में स्फीयर तो सेम ही है, हाइट भी सेम है, सेम हाइट है, बराबर है। ओके, दूसरा बी, विल इट टेक लॉन्गर टू रोल डाउन वन प्लेन देन द अनदर? यस, द sphere will take longer time in second in different case। क्यों लॉन्गर? ए देख लो, ए किस पर डिपेंड कर रहा है? थीटा पर। थीटा चेंज हो रहा है तो ए चेंज हो गया तो टाइम भी चेंज हो जाए। आप बोलोगे वेलोसिटी क्यों नहीं कर रहे हो, वेलोसिटी ने आपका क्यों बिगाड़ा है? स्पीड सेम है, वेलोसिटी सेम नहीं है। विल इट टेक लॉन्गर टू रोल डाउन ऑन वन प्लेन देन द अनदर? यस, क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है इसलिए। किसी में ज्यादा एक्सेलरेट होगा तो वो जल्दी पहुंच जाएगा, जिसमें कम एक्सेलरेट होगा वो कम पहुंचेगा, बट दोनों सेम स्पीड पे नीचे पहुंचेंगे। विल इट रीच द बॉटम विद द सेम स्पीड इन केस के? ये तो स्पीड है, स्पीड सेम होगी दोनों की जब वो नीचे पहुंचेंगे। और इफ सो विच वन एंड व्हाई? तो तीसरे में पहुंचा है कि कौन सा ज्यादा होगा, तो हमने अभी देख लिया कि A is directly proportional to C sin theta, देख लिया ना। तो the sphere will take larger time in case of the small inclination। जिसका इंक्लिनेशन दैट इज थीटा कम, उसका एक्सेलरेशन कम, तो उसका टाइम ज्यादा। आ गया समझ में? पक्का? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19। A hoop of radius 2 meter weighs 100 kg। R is equal to 2 meter, उसका मास 100 kg। It rolls along the horizontal of so that its center of mass has a speed, मतलब velocity of center of mass is 20 centimeter per second, तो मीटर पर सेकंड करनी हो तो 0.2 मीटर पर सेकंड। How much work has to be done to stop it? So therefore work required to stop, तो उसके अंदर जितनी काइनेटिक एनर्जी, जितना भी एनर्जी होगी वो उतनी एनर्जी हमें डालनी पड़ेगी तभी स्टॉप होगा। तो वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप इज इक्वल टू कितना होगा? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लूप, लूप तो नहीं बोल सकते, हुप है। ओके, टोटल काइनेटिक एनर्जी दो टाइप की होगी, एक होगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस दूसरा होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दो होंगे, हाफ एम वी स्क्वायर मतलब एम वी सी एम स्क्वायर होगा, हाफ आई कितना होगा एम आर स्क्वायर, और ओमेगा कितना होगा वी सी एम बाय आर का होल स्क्वायर। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ एम वी सी एम स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? एम वी सी एम स्क्वायर। स्मॉल एम नहीं लेना, ये कैपिटल एम ले लेना।
तो एम वी सी एम स्क्वायर हो जाएगा, एम कितना है 100 और वी सी एम कितना है 0.2 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा 4 जूल। हमें 4 जूल एनर्जी लगानी पड़ेगी टू स्टॉप। अब वो लोग सर यहाँ पे आई की जगह पे एम आर स्क्वायर क्यों लिया, बराबर है। तो ये हुक है और हुक का आई जो रोल होता है वो एम आर स्क्वायर ही होगा, ठीक है। वो लाइक अ सिलेंडर, सिलेंडर अबाउट एक्सिस, उस तरह से, बराबर। और ओमेगा तो पता ही वीसीएम बाय आर होता है, तो उस हिसाब से सॉल्व कर लियो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े। 19th क्वेश्चन, 19 नहीं 20। The oxygen molecule has a mass of 5.3 into 10 raised to minus 26 kg and a moment of inertia of this about an axis through the center of mass. Suppose the mean speed of such molecule in a gas is 500 and that the kinetic energy of rotation is 2/3 of its kinetic energy of translation. तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है, देख लो। रोटेशनल kinetic energy is equal to 2/3 ट्रांसलेशनल kinetic energy। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ना, उसका मास दिया हुआ है ये, तो उसकी आई दे ये दिया हुआ है अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर लाइन। ये दो ऑक्सीजन होते हैं, वो रोटेट करेंगे तो उसकी लाइन इसके अराउंड की बात चल रही है, ठीक है। क्लियर हो गया, ओके। अब आपको पता रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। अब ये 2 कैंसिल मार देता हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 एम वी स्क्वायर बाय आई। तो ओमेगा होगा तो v बार निकल जाएगा √2m बाय 3i। अब चेक कर लो, v कितना दिया हुआ है हमारे पास 500 मीटर पर सेकंड, √2 m कितना दिया हुआ है 5.3 इंटू 10⁻⁻26, 3 i कितना दिया हुआ है 1.94 इंटू 10⁻⁻46। सब कुछ कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 500 √1.82 इंटू 10⁻20। तो इनको सबको कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर आएगा 500 इंटू, इसका आंसर आएगा 1.35 इंटू 10⁻10, दैट इज 6.75 इंटू 10⁻12 रेडियन पर सेकंड। डन। थोड़ी मैंने कंजूसाई करी है, आप मत करिए। ओके, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। नेक्स्ट, a solid cylinder rolls up an inclined plane of an angle inclination theta is equal to 30 degree. At the bottom of the inclined plane, the center of mass of the cylinder has a speed. तो VCM और theta दोनों दिया हुआ है। How far will the cylinder go up the plane? Rolls up। अब उल्टा केस हो रहा है, समझ पा रहे हो? ऐसा यहाँ से हम उसको ऊपर भेज रहे हैं, यहाँ पे उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, तो वहां पे आगे जाके तो कहीं पे स्टॉप हो जाएगा, तो कितना ऊपर जा रहा है वो हमें फाइंड करना है, मतलब हमें उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अल्टीमेटली वो आगे जाके तो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। बस यही चीज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर फाइंड कर लेते हैं। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसको आई मान लेते हैं, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी सी एम स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर है इसलिए हाफ आई की जगह पे क्या होगा, हाफ एम आर स्क्वायर और ओमेगा की जगह पे वी सी एम बाय आर का होल स्क्वायर। तो के आई इज इक्वल टू हाफ एंड 1/4, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कोई नहीं, चलो आपके लिए लिख लेता हूँ, प्लस ये हो जाएगा 1/4 एम वी सी एम स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो 1 हाफ प्लस 1/4 इज 3/4 एम वी सी एम स्क्वायर। अब देख लो, इनिशियली तो वो नीचे था, तो उसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0, जिसको मैं यूआई मानूंगा, बराबर है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्यों 0 है पता है ना, बिकॉज देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, मतलब ग्राउंड पे उसकी कुछ हाइट नहीं होगी, ठीक है। तो हाइट नहीं होगी मतलब उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, दैट इज के एफ भी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे जाके वो स्टॉप हो रहा है, बोला है कितने ऊपर तक वो जा सकता है,
इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? तो हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लें, क्योंकि यहाँ पे उसकी देखो ui 0 है, तो यहाँ पे उसका kf 0 होगा, तो यहाँ पे उसका uf तो कुछ होगा और यहाँ पे जो ki है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो सबसे पहले uf फाइंड कर लेते हैं। तो देयरफॉर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी uf इज इक्वल टू mgh, और mgh की जगह पे क्या लिखेंगे? s sin 30 डिग्री। क्यों है sin 30 डिग्री? बिकॉज आपको मैं बता दूं, वो एंगल पे है, उसकी हाइट हमें नहीं पता है, तो sin 30 लगाओ h, और कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा? s। तो sin थीटा लगाओ, sin थीटा इज इक्वल टू h बाय s, तो h इज इक्वल टू क्या होगा? s sin थीटा लिख सकते हैं, तो वही हुआ। x भी ले लो, s sin 30 थीटा की जगह पे, तो uf इज इक्वल टू sin 30 होता है हाफ, तो हाफ mgs। अब एक बात याद रखना, वेर, यहाँ पे डिटेल में लिखना हो तो लिख लो, वेर s इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड up the inclined plane and h is the vertical height covered। क्लियर हो गया? तो अब क्या हो रहा है देखो, आपको पता है कि भाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जितना गेन इन पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगा? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब पूरी पोटेंशियल एनर्जी दैट इज हाफ mgs वो किस में कन्वर्ट हो गई? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। कितनी थी वो? 3/4 mbcm स्क्वायर, mm कैंसल, इसको कैंसल मारो 2, तो देयरफॉर vcm स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs बाय 3। 2 g की वैल्यू कितनी लेंगे? 9.8। हमें तो बाय द वे s फाइंड करना है ना, हमें तो s फाइंड करना है, ये 2, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी? s की वैल्यू हो जाएगी 3 vcm स्क्वायर बाय 2g। ओके, सो 3 vcm की वैल्यू कितनी थी? 5 थी, 5 का स्क्वायर 25, 2 और g की वैल्यू 9.8, इसको कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा 3.8 मीटर, तो वो 3.8 मीटर तक ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ, सेकंड पार्ट आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? देख लो कि कितना टाइम लगेगा टू रिटर्न बैक टू द बॉटम, रिटर्न बैक टू द बॉटम। तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कर सकते हैं हम? क्या पता है? v इज इक्वल टू u प्लस at वाला, याद है? तो यहाँ पे v तो 0 है, u मतलब इनिशियल उसका vcm था जहां से स्टार्ट किया, और एक्सेलरेशन हमें पता नहीं, और t, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस vcm बाय t। कितना क्लियर हो गया? a इज इक्वल टू माइनस vcm बाय t। हमें दूसरा भी फॉर्मूला पता है, क्या? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, v का हमारा कांस्टेंट है 0, माइनस u स्क्वायर मतलब vcm का स्क्वायर हो जाएगा 2, a की जगह पे माइनस vcm बाय t, और s की वैल्यू कितनी निकली? s को ऐसे ही रख देते हैं, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो t ऊपर चला जाएगा, तो क्या बोल सकते हैं? 2s बाय vcm हो जाएगा, vcm नीचे आ जाएगा 2, s कितना ऊपर गया? 3.8, vcm कितना है? 5, तो टाइम कितना लगेगा? 1.5 सेकंड उसे लगेगा। बट देयरफॉर ये टाइम किसके लिए था? ऊपर जाने के लिए था, तो टोटल टाइम इन रिटर्निंग, जितना ऊपर गया उतना ही टाइम उसे नीचे लगेगा, तो वो कितना हो जाएगा? 2 इंटू टी, मतलब 3 सेकंड में वो ऊपर जाके नीचे भी आ जाएगा। ऊपर से धक्का मारेंगे तो उसको रिटर्न भी होना है ना, तो 3 सेकंड उसे लगेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर दैट इज सैटरडे तो नहीं बोल सकते, संडे को ट्राई करूंगा वीडियो भेजने की, इफ पॉसिबल होता है तो, वरना नेक्स्ट मंडे से, तो हम मंडे ही रखते हैं, चलो मंडे से चैप्टर 8 स्टार्ट होगा। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करिए, इसके मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस पे भेजूंगा ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सको, ताकि नेक्स्ट वीक इसकी टेस्ट हो सके। टिल देन स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा।